देशों के बीच में जो संबंध है और आज जो दोनों नेताओं ने कहा, अशोक सज्जनहार जी, काफी अहमियत है इसमें, क्योंकि अगर भारत और रूस इतने सैंक्शंस और इतने प्रेशर के बावजूद एफटीए की बात कर रहा है, अपने निजी व्यापार को 2030 तक $100 बिलियन तक ले जाने की बात कर रहा है, यह बहुत बड़े कदम है। जी बहुत धन्यवाद आनंद, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और सबसे पहले मैं बताऊं, मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है जो मैं आपके साथ इस चर्चा में हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो दोनों नेताओं के द्वारा, एक तो सबसे पहली बात, जो ऐसे समय में जब पूरे विश्व में इतना उथल पुथल हो रहा है, राष्ट्रपति पुतिन यहाँ पर आए हैं, 4 साल हो गए हैं रूस यूक्रेन युद्ध में, और यहाँ पर करीब 27-28 घंटे गुजारने वाले हैं। मुझे याद है जब 2021 में वो आए थे 6 दिसंबर को भारत में, तब उन्होंने भारत की धरती पर केवल 4 घंटे गुजारे थे। तो अब जो है बिल्कुल दोनों देशों के हित में है जो अपने साझेदारी को, अपने सहयोग को और आगे बढ़ाएं। और जैसे राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, जो हम अपने विदेश नीति को बिल्कुल इंडिपेंडेंटली चलाएंगे, किसी और देश को नहीं ये कहने देंगे जो आप ऐसा करिए, आप इधर से तेल खरीदिए उधर से मत खरीदिए, वगैरह वगैरह। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं और आपने जैसे 2-3 मुद्दों के ऊपर आपने आकर्षित किया। जो एक तो फ्री ट्रेड एरिया अग्रीमेंट, उसके बारे में बातचीत हो रही है, क्योंकि इसके बारे में ये मैं बताऊं, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन करीब 10-15 साल पहले की ये संस्था है। इसमें 5 देश हैं, सबसे बड़ा देश तो इसमें रूस है, परंतु इसमें कजाकिस्तान, जहां मैं एम्बेसडर हुआ करता था, वो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है। किर्गिस्तान है, आर्मीनिया है, बेलारूस है। परंतु अगर एफटीए आ जाएगा तो भारत को एक बहुत बड़ा बाजार मिल जाएगा। और उसके साथ साथ आज जो बात हुई है मोबिलिटी एग्रीमेंट की, वो मैं समझता हूं एक गेम चेंजर हो सकता है। और उसमें अगर ये तो एग्रीमेंट साइन हुई है, हमने देखा है भारत का टैलेंट पूरे विश्व में गया है, परंतु रूस में इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं गया है। मैं जब वहां पर था, जैसे आपको बताऊं, 2 बारी मैं था मॉस्को में। एक बारी जब मॉस्को ये सोवियत संघ की राजधानी थी, दूसरे बार रशियन फेडरेशन की राजधानी थी। तो बहुत प्रयास किया जाता था, परंतु वहां पर कुछ मुश्किलें हैं, कुछ अड़चनें हैं। पर अब मेरे विचार से दोनों देशों ने ये निर्णय कर लिया है जो इन सभी अड़चनों को हटाकर इसको हम आगे निकलेंगे। देखिए, कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपने की अशोक सज्जनहार जी। एक, प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि वहां पर एक फार्मा की कंपनी लगेगी जो भारत और रूस जॉइंटली लगाएगा, वो रूस में लगाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा, देखिए रूस में इस युद्ध की वजह से काफी पलायन भी हुआ है रूस के, तो वहां पर लोग नहीं है, उनके पास लेबर कम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कैम्बेल बे की ओर ध्यान आकर्षित किया कि उसको नया सिंगापुर बनाने की कोशिश को, और आर्टिक रीजन यानी कि जहां बर्फीली, वहां पर जो समुद्री रास्ता है उस पर भी काम करेंगे और सीफेयरिंग वहां पर करेंगे और यहां से लेबर जाएगा। तो लेबर मोबिलिटी को इंक्रीज किया, यानी कि भारत से जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड या जो लेबर फोर्स है, वर्क फोर्स है, उसको वहां ले जाने की बात की। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये सैंक्शन चल रहे हैं, बैंकों के साथ आप आदान प्रदान नहीं कर सकते, डॉलर का प्रयोग नहीं कर सकते, तो रुपी रूबल में क्या व्यापार हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि अगर $60 बिलियन के तेल का व्यापार आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो फिर क्यों नहीं बाकी सब कुछ कर सकते? तो क्या ये मैकेनिज्म पॉसिबल है? और ये जो 5 देश आपने जोड़े, इन पर सैंक्शन नहीं है, तो क्या इनके थ्रू रूस के अंदर सामान जा सकता है? जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाए। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, हमारे दोनों देश के बीच में जो साझा व्यापार हो रहा है आनंद, वो 96% अपनी नेशनल करेंसीज में हो रहा है। अगर नेशनल करेंसीज में आप कर रहे हैं तो इसको आपको कोई भी स्विफ्ट या पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें आप किए जा सकते हैं। जो यहाँ पर रुपीस कलेक्ट हो गए हैं, एक्यूमुलेट हो गए हैं, बातचीत हो रही है उसको कैसे भारत में इन्वेस्ट किया जाए। अब तो भारत एक बहुत ही अच्छी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना हुआ है। यहाँ पर बड़े अच्छी तरीके से हमारे यहाँ कितना विश्व में अब तो चीन से भी ज़्यादा हमारे यहाँ पर निवेश आता है, तो रूस के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दूसरा, आपने कहा है कालुगा में वो फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री होगी। देखिए, बहुत हम तो जिसे हम नहीं कहते, पूरा विश्व कहता है भारत एक विश्व की फार्मेसी है। जब कोविड-19 हुआ तो भारत में सबसे ज़्यादा
वैक्सीन्स बने, और न केवल कोविशील्ड परंतु हमारे अपने कोवैक्सिन और बड़े और इंडिजिनस वैक्सीन्स बने, जिसको हमने 300 मिलियन वैक्सीन हमने 100 देशों से ऊपर ग्रेटिस हमने उसमें दिया उनकी सहायता के लिए। देखिए, आपने एक जो बात कही, जो राष्ट्रपति पुतिन ने कही, वो उन्होंने कहा नॉर्दर्न पोलर रूट के बारे में जी। वहां पर रूस उसको विकसित करना चाहता है, परंतु उसके पास दिक्कत है, कैपिटल नहीं है, टेक्नोलॉजी वगैरह की दिक्कत है। रूसी संघ के माननीय राष्ट्रपति महामहिम व्लादिमीर पुतिन, भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, नमस्कार। रूसी संघ के राष्ट्रपति महामहिम व्लादिमीर पुतिन तथा उनके प्रतिनिधि मंडल का आज राष्ट्रपति भवन में स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। Ваше превосходительство, уважаемый вице-президент господин Сипи Радхакришнан, уважаемый премьер-министр, у меня огромное удовольствие приветствовать в Раштрапати Бхаване его превосходительство господина Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации и уважаемых членов его делегации. आज का ये अवसर हमारे लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि हम भारत रूस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। एक ऐसी साझेदारी जिसकी नींव अक्टूबर 2000 में महामहिम राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान पड़ी थी और जिसे वर्ष 2010 में स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक उन्नत किया गया। Это действительно знаменательно здесь, чтобы отпраздновать 25 партнерство было переведено в статус особого и привилегированного и стратегического партнерства в 2010 году. भारत रूस पार्टनरशिप शांति, स्थिरता और परस्पर सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी प्रगति के साझा संकल्प पर आधारित है। वर्ष 2025 हमारे बहुआयामी संबंधों के लिए अत्यंत सफल रहा है। उच्च स्तरीय राजनीतिक संवाद, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, अंतरिक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति तथा पीपल टू पीपल संपर्क, सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज हुई है। Партнерство Индии и России основано на общей приверженности технологическому развитию. Этот год стал особенно плодотворным для нашего многогранного партнерства. В этом году технологии, образование, культуры и связи между нашими народами. 23वीं भारत रूस एनुअल समिट के लिए जारी जॉइंट स्टेटमेंट हमारे विशेष संबंधों को अभिव्यक्त करता है और भविष्य में हमारी द्विपक्षीय सहभागिता के और गहन होने की दिशा में एक व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। Совместный коммюнике 23-го индо-российского ежегодного саммита отражает особый характер нашей связи и обеспечивает всеобъемлющую основу для дальнейшего углубления наших двухсторонних. देवियों एवं स्वजनों, हमारी संस्कृतियों के बीच संवाद सदियों पुराने हैं। रूसी यात्रियों का भारत आना, भारतीय व्यापारियों का रूस जाना, महात्मा गांधी और लियो टॉल्स्टॉय के बीच प्रेरणादायक पत्राचार और एक दूसरे की समृद्ध सांस्कृतिक, साहित्यिक और कलात्मक विरासत के प्रति गहीर रुचि है। Дамы и господа, диалог между нашими двумя культурами насчитывает столетия, в которые вдохновляющая переписка Махатмы Ганди и Льва Толстого, а также взаимное восхищение богатым культурным. मुझे विश्वास है कि आज के रात्रि भोज के दौरान हमारे रूसी मित्र इस
साझा सांस्कृतिक विरासत के कुछ परिचित स्वादों और धुनों को अवश्य पहचानेंगे. Я уверена, что наши друзья из России за ужином сегодня गंगा और भोलगा की संगम भावना हमारी मित्रता में प्रभावित होती रही है और ये हमारी सहयोग का मार्गदर्शन करती रही. дух слияния महामुहिम, आज की ये संध्या हमारी दोनों देशों की ऐसी मित्रता का उत्सव है जो अनेक वर्षों से अटूट रही है और आने वाले समय में और प्रगाढ़ होती रहेगी. Ваше превосходительство, сегодняшний вечер – это праздник дружбы между нашими двумя странами, которая крепко на протяжении многих лет и будет процветать еще долгие годы. इन्हीं शब्दों के साथ महामहिम देवियों एवं स्वजनों, आइए हम सब मिलकर महामहिम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, रूसी जनता की निरंतर प्रगति एवं समृद्धि हेतु तथा भारत रूस की अटूट और शाश्वत मित्रता के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करें. धन्यवाद. चीन वहां पर आना चाहता है. चीन कहता है मैं नियर आर्कटिक नेशन हूं. उसका कोई नहीं मिलता है तट उससे आर्कटिक सर्कल से, पर वो कहता है मैं नियर आर्कटिक स्टेट हूं. पर रूस नहीं चाहता जो उसका निर्भरता जो चीन के ऊपर वैसे ही इतनी बड़ी हुई है उसकी निर्भरता और भी बढ़ जाए. देखिए उसके पास आइस ब्रेकर्स हैं रूस के पास. नंबर 2 है चीन के पास आइस ब्रेकर्स हैं. ना किसी नॉर्डिक देश के पास, ना अमेरिका, ना कनाडा के पास इतने आइस ब्रेकर्स हैं. तो भारत वहां पर इन्वॉल्व करना चाहता है जिससे कि उसकी निर्भरता, रूस की निर्भरता पूरी तरीके से चीन के ऊपर नहीं हो. चीन से कम हो जाए और भारत का वहाँ पर फुटप्रिंट बढ़ जाए उसके लिए, लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट्स की भी आवश्यकता होगी. अगर एमिरेट्स और बाकी सारे उधर से फ्लाइटें जा सकती हैं मॉस्को, तो एयर इंडिया की फ़्लाइट क्यों नहीं जा सकती? एरोफ्लोट क्यों नहीं ज़्यादा विमान अपने कर सकता? ये भी कुछ प्रश्न है कि यहाँ पर अड़चने क्या हैं, या आपको लगता है कि इस परिवेश में अगर इसको देखें, परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसको देखें, तो ये अड़चने भी सुलझती हुई नजर आ रही हैं? डिफेंस से कहीं आगे जाकर अब ये दोस्ती हो गई है? मेरे विचार से देखिए, मैं ये समझता हूं ये जो यात्रा है राष्ट्रपति पुतिन की बड़ी गेम चेंजर यात्रा है. दोनों तरफ से दोनों ने निर्णय कर लिया है जो हमने इसको एक क्वांटम लीप देना है अपने रिश्तों को, अपने संबंधों को. आपने देखा होगा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, मैं तब मॉस्को में हुआ करता था 1997 में, जब इसके बारे में हमने सोचा था. जो रूस से लेकर अजरबैजान, अस्त्राखान, अजरबैजान, बाकू से लेकर ईरान से लेकर आएंगे, उसके आगे सालों में कुछ नहीं हुआ क्योंकि ईरान के ऊपर 2003 से सैंक्शंस लग गए. उसके बाद 2015 आया जब JCPOA साइन हुआ, उसके बाद आगे इसको ले जाने लगे. परंतु अब जब सैंक्शंस लगे हैं रूस के ऊपर, रूस का जो भी एक्सेस था यूरोप के साथ एकदम बंद हो गया है. तो तब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर अब पिछले कुछ 2 साल में हमने देखा है इसमें बहुत ज्यादा सशक्ति आई है, बहुत ज्यादा उसमें एक्टिविटी हुई और है. देखिए रूस ईरान की मित्रता है तो इसीलिए चाबहार पोर्ट में भी कुछ एक तेजी आई है और कहीं ना कहीं इस रूट को आगे डेवलप करके ईरान को भी फायदा होगा, वहीं अफगानिस्तान को फायदा होगा, उधर से फिर यूरोप की तरफ, IMEC की तरफ और सऊदी अरेब और खाड़ी देश, मध्य एशिया के, मध्य एशिया के कुछ देश हैं तो उस तरफ भी जाएगा. जो मिडल ईस्टर्न कॉरिडोर है जो इवेंचुअली इटली तक जाने को उसको खींचने की बात हो रही है ताकि यूरोप का एक रास्ता वहां से भी बने. कई सारी बातें हो रही हैं और ये दूर की बात हो रही है. ऐसा नहीं है कि अगले 2-3 साल की बात हो, अगले 15-20 साल में विश्व स्तर पर कैसा एक समीकरण बनेगा उसको देख करके ये बातें हो रही हैं.